नमस्कार साथी। मैं पीयूष गुप्ता आज मिलने आ पहुंचा हूं अमित कौशिक जी के पास, जो कि ग्राम बड़हड़ी पंचायत सोनूरी सज्जोड़ी के निवासी हैं। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा आईएफएस मॉडल, जो कि समेकित कृषि प्रणाली और इंग्लिश में बोले तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एक बहुत ही अच्छी तरह से सेटअप किया। और यह इन्होंने आत्मा भागलपुर और साथ ही साथ अन्य संस्थाओं की मदद से उनसे ट्रेनिंग प्राप्त करके यह चालू किया है। तो चलिए जानते हैं अमित कौशिक जी से, आखिर वह कैसे आईएफएस यूनिट सेटअप करके एक उन्नति की मार्ग पर अपने कदम को आगे बढ़ाए हैं। जी नमस्कार, मैं अमित कौशिक भागलपुर के सोनूडी सब्जोरी पंचायत की बड़हरी ग्राम का निवासी हूँ। ये मेरा छोटा सा एक यूनिट है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, और तकरीबन 7 साल पहले ये योजना हम लोगों ने शुरू की थी। एक तालाब से यह परियोजना शुरू हुई थी। अभी 5 तालाब हैं, जिसमें 3 तालाब ऐसे हैं जिनमें कि फिंगर लाइन और ईयर लाइन की तैयारी की जाती है, और 2 तालाब हैं जिनमें बड़ी मछलियाँ। ये बड़ा तालाब है, ये सबसे पहला यूनिट यही था। ये तालाब जो दिख रहा है ये पहला यूनिट था। उसके बाद फिर मछली पालन के क्रम में ट्रेनिंग के दौरान समझ में आया कि बच्चा लाकर ईयर लाइन लाकर पालने से अच्छा है कि स्पॉन लगा के और बीज खुद से तैयार करें और तब फिर मछली पालन करें। फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि एक स्टॉक अपने पास तैयार हो जाता है और उससे आप अपना पाल भी सकते हैं, साथ ही बीज की बिक्री करके भी अपनी लागत को निकाल सकते हैं प्रारंभिक स्थिति में ही। ये टोटल 22 एकड़ का एरिया है जिसमें ये सेटअप तैयार है, और अभी 5 तालाब हैं, जिसमें से कि 2 बीज के लिए स्पॉन के लिए हैं, एक ईयर लाइन के लिए है, और ये दोनों तैयार मछलियों के लिए है। अभी जैसे हम लोग तालाब में मिक्स कल्चर करते हैं, जिसमें आईएमसी, कॉमन कार्प और साथ ही पंगेसियस भी कर रहे हैं। तो 1 एकड़ के तालाब में तकरीबन हम लोग 4000 पंगेसियस और 2500 के आसपास आईएमसी और कॉमन कार्प करते हैं। तो कुल उत्पादन साल में लगभग 60 क्विंटल का हो जाता है, 60 से 65 क्विंटल का, जिसमें आईएमसी का रेट लगभग 200 रुपये प्रति किलो आता है, और इसका पंगेसियस का 125 से 130 के बीच। कहें मुनाफा की बात करें तो 1 एकड़ से हम लोग मिक्स कल्चर जब से करना शुरू किया तब से 1 एकड़ में तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए सालाना आमदनी हो रही है। सिर्फ आईएमसी करते थे तो 3-3.5 लाख रुपए बचता था। और ये आपने तालाब के चारों ओर एक हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स भी लगाया हुआ है। जी हाँ, केला है, आम है, नींबू है, अमरूद है। आम में अभी देख रहे हैं नई बागवानी है आम की, और पिछले साल लगभग हम लोगों ने इस साल में फसल लगभग 85,000 का फसल बेचा है। और अमरूद अभी छोटे पौधे हैं, नया पौधा है, संख्या भी कम है, फिर भी 15,000 का अमरूद बिका है। ये गौशाला है जो इसी फार्मिंग का ही एक पार्ट है, और कुल अभी यहाँ कुछ 5-6 मवेशी दिख रहे हैं, बाकी कुछ दूसरी जगह गए हुए हैं, जिनको हम लोग दोपहर में लगभग खुला छोड़ते हैं ताकि वो नेचुरल वातावरण में अपना भोजन पानी के बाद घूमना टहलना करें, ताकि एनर्जेटिक रहें। अब देख सकते हैं देसी भैंस भी है, देसी गाय भी है, और उसके अलावा हॉल्स्टाइन फ्रिशियन भी है। तो सभी तरह के नस्लों के पशु रखे हुए हैं। अब इनको तालाब पर रखने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो भी मवेशी को हम चारा देते हैं, साथ में लगभग 30% अनाज देते हैं। तो वो अनाज 100% कंज्यूम नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें रह जाता है, और तालाब में मछलियों के बढ़ने में जो इनका काऊ डंग है वो बहुत सहायक है। तो कच्चा गोबर जब नाली के माध्यम से सीधे तालाब में जाता है, दोनों बड़े तालाब में, तो इससे हमारा खाना खिलाने का जो लागत है वो लगभग आधा हो जाता है। तो ये इसका बेनिफिट है। दूध उत्पादन, पशु हैं तो दूध उत्पादन हो रहा है, और इनका गोबर सीधे तालाब में जाता है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है कि फीड कंजम्पशन कम हो जाता है मछलियों का।
ये क्रॉस ब्रीड है और ये प्योर अपनी देसी गाय जो होती है, भारतीय देसी नस्ल की देसी गाय है ये। दूध कम होता है लेकिन दूध इसका अमृत है। अभी कुल इससे कितना आपका दूध उत्पादन हो जाता है? अभी हमारा दूध उत्पादन लगभग सभी पशुओं से लेकर गाय भैंस जो भी हैं इनसे लेकर लगभग 60 किलो प्रतिदिन का है। और इससे आपका मंथली इनकम कितना हो जाता होगा? अब आप खर्च हटा दें हाँ, तो तकरीबन 1500 रुपये रोज का हो जा रहा है इतने ही पशु से, तो 45,000 का महीना तो हो जाता है। और आईएफएस यूनिट से आपका लागत भी कम हो जाता है हाँ, इसमें। लागत कम हो जाता है, खाना खिलाने का लागत कम हो जा रहा है। शेड का एक किराया मान लेते हैं, अगर मैंने किराया लिया ऊपर लिया होता है इस शेड को, तो जो किराया देना होता है वह भी हम लोग जोड़ लेते हैं खर्च में। जो पशु चारा खिला रहे हैं, हरा चारा दे रहे हैं, पुआली दे रहे हैं, उसका और दाने का सारा खर्च जोड़ते हैं। स्टाफ है उसका भी मेंटेनेंस कॉस्ट जोड़ते हैं। सारा चीज जोड़ने के बाद भी लगभग 50% मार्जिन है दूध से। यह भी एक तालाब है, इसका कुल ये बना हुआ है लगभग 2 एकड़ में। उत्पादन तकरीबन 85 से 90 क्विंटल प्रति वर्ष इससे हम लोग ले रहे हैं। ये भागलपुरी कतरनी धान की खेती हमने की है जो पूर्णतः जैविक तरीके से हुई है। यहाँ पशु रखने का यह भी फायदा है कि जो एक्स्ट्रा काउडर हो, दोनों तालाब को तकरीबन 2 पशुओं का गोबर ही पर्याप्त होता है एक तालाब के लिए। शेष जो गोबर बचता है वो हम लोग गड्ढे में जब उसको सड़ा लेते हैं तो उसके बाद हर साल इसमें प्रयोग करते हैं और उसी से यहाँ खेती की जाती है। इसमें किसी तरह का कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है। जब यानी प्योर ऑर्गेनिक है जी, आपका? प्योर ऑर्गेनिक है। गन्ने का बीज हम लोग यूपी से ले आए थे और लाकर इसकी इस बार हम लोग बढ़वार कर रहे हैं। बीज ही तैयार हो रहा है, अगले साल इसी सामने वाले प्लॉट में इसकी खेती की जाएगी। ये भी हम लोग एक प्रयोग है कि ऑर्गेनिक तरीके से होता था कि गन्ना ऑर्गेनिक तरीके से नहीं होता है। हम फिर 35 इलाके में हम लोगों ने 2-3 एकड़ में खेती करा के देखा और प्रयोग हमारा सफल रहा है और उसके गुड़ का स्वाद बहुत अच्छा होता है। दूसरा, गुड़ खराब नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि गुड़ कभी खराब नहीं होता है, उसका 1 साल 2 साल रह जाने पर भी खराब नहीं होता है। साधारणतः गुड़ का प्रयोग अगर हम चाय बनाने में करें, दूध में डालें तो दूध फट जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक गुड़ की ये खूबी है कि दूध को फटने नहीं देता है। तो हम बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का गुड़ बनता है और इस बार हम लोग यहीं पर इसका बीज खुद से उत्पादन कर रहे हैं। अभी ये मार्च में लगाया गया है, आप समझ सकते हैं 6 महीने का समय हुआ है। और देखिए गन्ने की मोटाई कितनी अच्छी है और अभी तो साइज बढ़ना है। अभी काफी अच्छा निकला है और देख सकते हैं एक जगह पर कई 10-20 पौधे निकले हैं। गोट फार्म है हमारा, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का ही एक पार्ट ये भी है। और 10 बकरियों से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ शेड बनाने की लागत तकरीबन 40,000 के आसपास ही, आप देख ही सकते हैं बांस का बना हुआ शेड है और बहुत कम लागत में तैयार किया गया था इसको। और 10 बकरियां हम लोग ले आए थे जो लोकल मार्केट से देसी बकरियों को खोज के लाए थे हम लोग, जिसमें एक बागड़ भी मिल गई थी और 2 ब्लैक बंगाल भी मिल गई थी। 10 से ये तकरीबन 50 की संख्या में हो गए थे। कुछ बकरियों को हमने दशहरा से शुरू होने से पहले बिक्री किया है, तकरीबन 12-13 बकरियों का जो अंदर फॉर्म में है। अब 20-22 की संख्या है बड़े और बच्चों को लेकर। और इसे आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से कैसे रिलेट कर पा रहे हैं? बकरियों का जो बिट है, यहाँ चूँकि एरिया बड़ा है और जब तालाब बन गया और गाय का शेड हो गया, गाय रखी गई, पेड़ पौधे लग गए, हॉर्टिकल्चर का काम शुरू हो गया, तो घास
होना लाजमी है। और बकरियां घास समाप्त करने में बड़ी माहिर होती हैं। ये घास, इनको और कुछ नहीं देना पड़ता, ये घास पर ही अपना जीविकोपार्जन कर लेती है। थोड़ा बहुत अनाज ठंडी के समय में देना पड़ता है ताकि इनका शरीर पुष्ट रहे, वो मांस नहीं घटे, इसके लिए। बाकी समय घास से ही पूरा हो जाता है। फिर इनका जो बीट है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा फर्टिलाइजर का काम करता है पेड़ों के लिए। हम पेड़ में इसका बीट 10 किलो से 12 किलो प्रति पेड़ के हिसाब से दे देते हैं, तो लगभग सारे पोषक तत्वों की पूर्ति इनसे ही हो जाती है। और इस बकरी पालन से आपका क्या इनकम हो जाता है, कैसे हो जाता है, किस फॉर्म में? अभी 1 साल पहले हमने 10 से शुरू किया था, 40 हो गई थी, फिर 12 हमने बेचा है और 5 से 6 हजार रुपये प्रति बकरी के हिसाब से। और नस्ल की भी कुछ बकरियां ले आए। और अभी कौन कौन सी नस्ल की बकरी है? अभी ब्लैक बंगाल है, बागड़ है, और जो हमारी देसी, बिहार में जो देसी बकरियां होती हैं वो। इसके पहले आप आईएफएस यूनिट सेटअप करने से पहले आपका क्या इनकम का स्रोत था? मैं तो अर्बन डेवलपमेंट का मैं कुछ काम करता था, प्रोजेक्ट वगैरह बनाता था, तो वो मेरा ये था। क्योंकि घर में 2 इंजीनियर थे, तो डायग्राम वगैरह बना देना, प्रोजेक्ट में मदद कर देना, ये वो लोग करते थे। और उसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क का काम था, ये सब ही था। खेती पर बहुत रुझान नहीं था। 2007-8 में एक कृषि विश्वविद्यालय केवीके की एक टीम आई थी, और ये जो ज़मीन जहां हम लोग अभी खड़े हैं, ये वाटर लॉकिंग एरिया में आता था। ये सबसे गहरी ज़मीन थी जहां पानी फंसता था, तो एक फसल हम किसी तरह कोई एक फसल ले पाते थे। तो उसी दरमियान ये सलाह दिया गया कि एक तालाब बना लीजिए और उसकी मिट्टी भराई कर देंगे तो आपका तालाब से हो जाएगा और बाकी कुछ फसल आप ले पाएंगे। उसी प्लानिंग में वो तालाब बना। उसके बाद पहला प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र में ही हुआ था, जिसमें मछली पालन के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। फिर प्रभात सर से संपर्क हुआ आत्मा में, और उसके बाद जुड़ाव हो गया। तो मैं और मेरी पत्नी दोनों प्रशिक्षित हैं, और कई विषयों पर प्रशिक्षण हमारा हुआ वहाँ, बकरी पालन, हॉर्टिकल्चर, इन सब पर भी। और उसी में फिर हम लोग प्लानिंग होते गया, तो फिर बगीचा लग गया। बगीचा लगने के बाद समेकित कृषि प्रणाली की बात आई कि समेकित कृषि प्रणाली का प्रयोग यहाँ क्यों नहीं किया जाए, हमारे पास बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हुई बगीचा लगाने के बाद भी। तो उस दरमियान पहले हम लोगों ने गाय का डाला, फिर बकरी पर आए कि बत्तख का डाल दो, तालाब और बढ़ाओ। तालाब बढ़ गया, बकरी हो गया, फिर बकरी की बात आई कि बकरी पालन भी किया जा सकता है। जब बकरी के लिए प्रशिक्षण हमने लिया, तो वहाँ कुछ किसानों से सुनने के लिए मिला कि 4 बकरी है, 5 बकरी है, और 4 से 40 हो गई। तो ये लगा कि ये कम पैसे में अच्छा मुनाफा वाला धंधा है। ये गरीबों का एटीएम ऐसे ही नहीं कहा जाता। मैंने प्रयोग करके समझा है और सीखा है कि ये सच में गरीबों का एटीएम है, कि जब जरूरत हो 5,000 की का जरूरत है, एक बेच लो, 5,000 हो गया। तो इन्हीं सबसे आत्मा का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, और साथ ही फिशरी डिपार्टमेंट का भी हमको सहयोग मिला है। क्योंकि देखिए हमारे पास 5 तालाब हैं, इनमें से 4 तालाब इसके फिशरी डिपार्टमेंट के सहयोग से सब्सिडी से मिला है, बना हुआ है। और अभी भी मत्स्य विभाग प्रशिक्षण आदि के लिए समय समय पर भेजता रहता है। और बाकी कतरनी वगैरह के लिए तो आत्मा का प्रोत्साहन ही था। हमारे इलाके कतरनी का गढ़ हुआ करता था, कतरनी का खेती बंद हो गया था यहाँ। आत्मा में जब कतरनी की बात चल रही थी, जीआई टैगिंग की बात चल रही थी, तो हालांकि मैं उस टीम में नहीं था, लेकिन सर ने आकर जब यहाँ खुद विजिट किया, प्रभात सर ने बोला कि आप लोगों ने छोड़ क्यों दिया, स्टार्ट कीजिए, आप नए हैं, आप तो कर सकते हैं। और फिर किया तो मुझे लगता है कि हमारा जितना उत्पादन 3 एकड़ में दूसरा कोई धान लगा के होता है, उतना 1 एकड़ कतरनी से हो जाता है। फायदा, उत्पादन की बात नहीं है, फायदा हो जाता है। और कतरनी भी हम लोग तकरीबन 16 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ईल्ड ले रहे हैं। खाद का खर्च बच रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि जमीन भी उर्वरा हो रही है और खाद का भी खर्च बच रहा है। इसी क्रम में आपको अभी गन्ना दिखा है, ये भी उसी आत्मा में पिछले बार हम लोग जो मेला के दरमियान गुड़ लेके गए, उसकी इतनी प्रशंसा हुई और इतना बड़ा मार्केट हमें मिला कि हम लोगों ने सोचा कि अब यहाँ पर ही
गुड़ गुड़ के लिए भी हम लोग तैयारी करें। तो गन्ना का बीज इस बार तैयार किया है, ये तो अगले साल लग जाएगा, लेकिन 2025 में नवंबर दिसंबर में हम यहाँ से गुड़ भी दे पाएंगे लोगों को। तो अभी आईएफएस यूनिट से आपका सालाना यहाँ पे कितना इनकम आपका जनरेट हो पाता है? एग्जैक्ट फिगर तो कंफर्म नहीं कर पाऊंगा कि कितना, हाँ, पर लगभग मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। एक तालाब से तकरीबन 8 लाख का इनकम अगर जनरेट होता है तो आप जोड़ सकते हैं 16 लाख इन 2 बड़े तालाबों से और तकरीबन 6 लाख के बच्चे, तो तकरीबन 24 लाख तो तालाब से है। उसके अलावा बागवानी से मैंने बताया है कि 2 लाख के आसपास का बागवानी से इनकम है। बकरी से 50 से 60 हज़ार, अभी नया यूनिट है, 1 साल भी नहीं हुआ है पूरा, तो पिछले साल का हमारा खर्च काट के जो अभी दशहरा से पहले हमने सेल आउट किया था तो इनकम लगभग 50 से 60 हज़ार है। ये बढ़ेगा, तकरीबन 100 के आसपास का यूनिट हमें ले जाना है। 10 से स्टार्ट किए थे, इसको 100 तक ले जाना है, तो उस हिसाब से इनकम बढ़ेगा। गाय से 45 हज़ार महीना है, साल का तकरीबन 4.5 लाख तो हो ही जाता है। मोटा मोटी ऐसे कैलकुलेट कीजिए तो 34 से 35 लाख रुपया यहाँ से इनकम है। और बाकी किसानों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो हर किसान से कहूँगा कि भाई धान गेहूँ उपजाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर तो आना ही पड़ेगा, आज नहीं आओ कल आना पड़ेगा, लेकिन आना पड़ेगा और जैविक विधि अपनाना पड़ेगा सबको, प्राकृतिक खेती करनी ही होगी। चलिए, धन्यवाद अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी सोच को देखते हुए ये बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आईएफएस यूनिट को सेटअप किया हुआ है और आप अन्य किसानों के लिए भी एक प्रेरणा स्वरूप व्यक्ति है। धन्यवाद जी, धन्यवाद।